नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज की हमारी क्लास है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो हमने मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो 1.5 घंटे के आसपास क्लास थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी वो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने वो क्लास ली होगी अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका न्यूटन के नियम के आधारित है। न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है, सभी को पता है बच्चों, मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी वाला पोर्शन कर रहे थे, तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड और बात आपको क्या याद रखनी है, जो न्यूटन का गति का पहला नियम है, ये बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। और ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? अगर उन पे एफ नेट यानी जो लगने वाला बल है वो शून्य हो। ठीक है, ये मैं आपको सब चीज़ बता चुका था। काफ़ी लंबी क्लास थी और मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे समझा दिया था सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, मतलब पूछ रहा है कि अगर कोई डिवाइस है वो व्यक्ति की किस प्रकार हेल्प करता है। तो भाई सबसे सिंपल बात है, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका। ठीक है, बी आंसर क्यों हो जाएगा? देखो, आप अपनी दैनिक जीवन से इसको जोड़ कर देखो। आपके पास फ़ोन है, या आपके पास फैन है, या आपके पास एसी है, या आपके पास कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको आप देख कर देख सकते हो कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ठीक है, उसको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अगला है बच्चों, हम्म, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग। अब देखो, समझना समझना बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हम बोल सकते हैं, आपने झूले वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति झूले पर है, वो झूल रहा है, वो खड़ा हो जाता है, वो आवर्तकाल से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखना। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू, मान लो ये तराजू है, ए प्यारे बच्चे, मान लो ये तराजू है, और इस पर कोई आदमी है बेचारा, और वो इस पे खड़ा हो जाता है पैर रख कर। ठीक है, खड़ा हो जाता है। अब वो क्या काम करता है, पहले सिंपल ऐसे ही झूल रहा था, झूलने झूलने का मतलब ऐसे ही खड़ा हुआ था, फिर उसने सांस लेनी शुरू करी, अंदर लेता है अपनी तरफ, तो सांस लेगा, तो इसका मतलब इसमें जो वजन है वो बढ़ेगा या घटेगा, बताओ? वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो तराजू की रीडिंग भी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब रीडिंग उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान था। ओके, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखो, वॉशिंग जो मशीन है बच्चों, वो अपकेंद्रण पर आधारित होती है। ठीक है, ओके, एक होता है अपकेंद्रण बल, एक होता है अभिकेंद्रण बल। तो ये अपकेंद्रण पर आधारित होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय। ओके, इसको ध्यान रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखो यूनिट से रिलेटेड, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, तो इस चीज़ को मैं हमेशा आपको बताता ही हूँ कि कौन सी यूनिट क्या है, किससे रिलेटेड है। पूछ रहा है कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, देखो नोट कर लेना, अगर आपने नहीं ली वो क्लास तो नोट कर लेना। विस्थापन सदिश राशि होती है, बल भी एक सदिश राशि होती है, वेग भी एक सदिश राशि होती है, जबकि आयतन एक सदिश राशि नहीं होती प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसको ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है बच्चों? ओके, देखो बच्चों, कार्य आपकी एक अदिश राशि होती है, ठीक बात है। दाब, दाब आपकी कैसी राशि होती है प्यारे बच्चों? दाब आपकी एक अदिश राशि होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ऊर्जा आपकी अदिश राशि होती है, कार्य आपकी अदिश राशि होती है, धारा आपकी अदिश राशि होती है, आवेश आपकी अदिश राशि होती है। देखो, ये सारी अदिश राशि का एग्जाम्पल है। और जबकि आपका संवेग जो होता है बच्चों, ये सदिश राशि होती है। तो वही पूछ रहा है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि मैंने आपको बताया था जब मैंने अब विस्थापन दूरी के बारे में आपको पढ़ाया था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समय आपको पता है, चाल के बारे में पता है, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी के बारे में मैंने आपको बताया था, अदिश राशि है।
तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखो बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कब आया था ये देख लेते हैं। 2001 में बिहार फिजिक्स के एग्जाम में आया था। इस प्रकार की प्रबल संभावना होती है पेपर में आने की क्वेश्चन, क्योंकि इससे दो हमारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। संवेग की, संवेग का फॉर्मूला पता है नहीं भाई, संवेग होता है एम वी, पता है मैंने पढ़ाया था। वेग क्या होता है बच्चों, वेग होता है वी। कैंसिल आउट करा, क्या आया, क्या बचा, बोलो बोलो। और वो अनुपात ही पूछ रहा है, नो मत पूछना सर ये अनुपात क्यों करा, क्योंकि भैया क्वेश्चन में अनुपात पूछ रहा है। तो हमारे क्या बचा सर, एम बचा, यानी द्रव्यमान, सी आंसर हो जाएगा। एम को बोलते हैं द्रव्यमान बच्चों, ठीक है। ओके, बल गुणनफल है। देखो मैंने आपको बताया था फादर इजिकल टू माँ, माँ और फादर के बिना जिंदगी अधूरी है। फादर इजिकल टू माँ, तो पूछ रहा है बल गुणनफल है एम और ए का, एम और ए का, एम और ए का, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। तो बी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर हमको घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन अगर मैं एक मानता हूँ, देखो इसको क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। मैंने मान लिया बच्चों कि घन का एक भुजा की जो लंबाई है एक मान ली मैंने, तो उसका आयतन क्या होगा। देखो मान लो एक घन है हमारे पास, ये घन है मेरे पास मान लो, तो इसकी मैंने एक भुजा की लंबाई मैंने एक मान ली, तो इसका सिंपल सी बात है इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन भी 1 की क्यूब होगा, मतलब एक ही तो होगा। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ये 61 नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये है आपका लिखा हुआ था 6 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि 6 भुजा होती है ना घन में, तो 6 × 1 का स्क्वायर। अब ये कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर करो प्यारे बच्चों, दोनों को बराबर करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो फिर भी 1 ही बचेगा, तो 1 बराबर किसके आ गया, 6 के। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आईएएस में पूछा हुआ है, पर इस वजह से हमने कर लिया। ऊर्जा संरक्षण का आशय, देखो मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, और मैंने संवेग संरक्षण का नियम भी बताया था। संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि अगर कोई दो वस्तु है या दो पिंड है और उन पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो वो संवेग संरक्षित रहेगा। याद है आपको, हाँ जी। ऐसे ही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो भैया मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपका गति के कारण होती है, और गति कब होगी, जो आपका हवा होगी, तो सिंपल सी बात है। और मैंने ये भी बताया था बच्चों, गति काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। क्या होता है, ½ mv²। तो सभी बच्चे ध्यान रखना इसको, ठीक है, सही है ना इसका आंसर, ठीक है। वायु शक्ति, यानी सेम क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा, ठीक है प्यारे बच्चों, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। देखो अब वो वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, देखो पर ये हुआ बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेम टू सेम वही आ गया। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है, बताया था मैंने 3 प्रकार के बताए थे ना, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व भी बताया था जो मरगाड़ में यूज होता है ना। मरगाड़ यूज करते हैं ना साइकिल में या मोटरसाइकिल में, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दिशा का जड़त्व ये बोलता है कि जो छींट है ना वो मरगाड़ रोक लेगा। अच्छा, तो इसका आंसर सिंपल सी बात है ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर। स्थिरता का जड़त्व ये बोलता है, देखो समझना, स्थिरता का जड़त्व ये बोलता है कि भैया अगर कोई वस्तु पहले आपकी रेस्ट में थी, फिर आपने उस पर कुछ फोर्स डाला या फिर कुछ करा, तो फिर वो अचानक से मोशन में आ गई, तो वो बच्चों होता है वो स्थिरता का जड़त्व। जैसे आप कम्बल उठाया आपने, उस पर लठ बजाने आपकी मम्मी ने शुरू कर दिया, तो उसके धूल के कण निकल के आगे बाहर, तो वो किसका है, वो स्थिरता का जड़त्व है। अगर आप ट्रेन में या बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक चल पड़ी अचानक से, तो आपको पीछे की ओर झुकने वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये होता है गति का जड़त्व। क्या होता है प्यारे बच्चों, गति का जड़त्व होता है अगर आप मोशन में थे और अचानक आप रेस्ट में आ जाओ, वो होता है गति का जड़त्व। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे जैसे कोई बंदा रेल में से उतरा और भागना पड़ता है उसको थोड़ी दूर तक, ठीक है, वो उसके एग्जांपल हो जाएंगे।
ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये घर्षण से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ले सकता है। सीटी बजाने से अपने को गति में ले सकता है, ठीक है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों, इसका आंसर होगा दोनों ए और आर दोनों ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया ए और आर दोनों सही हैं, पर इसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है बच्चों, ये देखो। यानी देखो ये भी ठीक बात है, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये भी ठीक बात है, पर बच्चों ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। अगर एक्सप्लेन करता तो हमारा आंसर ए हो जाता। देखो बच्चों, ये सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि भैया देखो सिंपल सी बात है, और ऑप्शन देखते हैं इसके, दो ऑप्शन वहाँ पे आंसर छुटा होगा, हाँ ठीक है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखो सिंपल सी बात है, सबको पता है, सड़क का घर्षण ज़्यादा इस वजह से रखना पड़ता है जिससे हमारा इंसान ना फिसले। अगर वहाँ पे हम टाइल लगा दें, सपोज करो, आपने सोचा है कभी कि सड़क हमेशा वैसी क्यों बनती है, टाइल वाली सड़क क्यों नहीं बनाते कि टाइल लगा दें और एकदम पक्का फर्श कर दें, ऐसी रपटन वाली सड़क बना दें? तो उस वजह से नहीं करते, क्योंकि भाई उसका घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी यात्रियों को, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चालयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ओके, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है, सी आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करा था क्लास में, अगर आपके याद हो तो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? देखो बच्चों, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इसको हमको करना पड़ेगा एम वी माइनस एम यू, पढ़ाया था ना, तो उससे हम इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। देखो देखो इसको समझो। ओके देखो, व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग, एक का 5 था, एक का 0.5 था, तो दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया। और अगर कूदने के पूर्व जो है उसको 0 के बराबर इक्वलेट करके हम जब देखते हैं तो इसका जो n का मान आता है बच्चों वो 10 आ जाता है, क्योंकि m का मान तो उन्होंने दिया हुआ है 0.5, ठीक है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके। देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी सेम है और बल समान बल भी लगा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम है, बल भी समान लगा रहे हैं, तो एक्स वाई जेड की दूरी भी समान होगी। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप अलग से, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका ए आर ओ में, मैं बता रहा था ना आपको, क्लास में बताया था मैंने आपको। देखो, दो समान द्रव्यमान की वस्तु हैं, गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 mv² होता है। ओके, बिल्कुल होता है। अब ये कह रहा है दो समान द्रव्यमान, इस बात को ध्यान से समझ, दो समान द्रव्यमान यानी हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो ये होगी, एक हमने दूसरी ले ली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इन भाई साहब ने बोला कि उनका द्रव्यमान समान है, यानी ये द्रव्यमान m है तो ये भी m है, तो अलग क्या होगी, यानी वेलोसिटी अलग रही होगी, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं बच्चों, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी, तो दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो 1/2 से 1/2 खत्म, m से m खत्म, तो आपका क्या बचा? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, डिवाइड करना ही सबसे बेहतरीन काम होगा, तो इनको डिवाइड कर देते हैं बच्चों। डिवाइड करेंगे तो 1/2 m से m कट गया, तो आपका काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की अपॉन काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की इजिकल टू किसके आएगा बच्चों? v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसकी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात कितना है? 4:9, पर यहाँ पे तो v1 v2 निकालना है हमको। देखो वेगों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे
तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2/3। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी 2017 में आया हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो कितना बढ़िया बड़ा सॉल्यूशन कर रखा है इन्होंने। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर लगा हुआ है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, आर में कमी हो जाएगा कि जो उसका आर है ना प्रतिक्रिया बल, उसमें कमी आ जाएगी। ओके, ये भी आसानी से क्वेश्चन है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ। ओके 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 ओके, तो इसका आंसर बच्चों बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ओके, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये क्या कह रहा है भैया? एक तीक्ष्ण वर्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, इसके बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में एक और थर्ड ठीक है। ठीक, एक और थर्ड कैसे? बाहरी वाहनों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, वर्ताकार पथ का मतलब है अगर कोई वर्ताकार गति करता है, वर्ताकार गति करता है ना अगर कोई, तो उसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ होने का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उल्टेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक सेकंड, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ओके ओके, इतने क्वेश्चन थे दोस्तों इसके। ओके, इतने क्वेश्चन थे इसके। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। छोटी सी क्लास थी हमारी, क्वेश्चन हमने इसमें प्रैक्टिस करे। अगला हमारा टॉपिक होगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का।